आज पूरी दुनिया जेफरी एप्स्टीन और एप्स्टीन फाइल्स के बारे में बात कर रही है कि वो अपने आइलैंड पर कौन कौन से घिनौने काम करता था और उसके कितने पावरफुल लोगों से कनेक्शंस थे। मगर ये बहुत ही कम लोग जानते हैं कि वो इतने पावरफुल लोगों तक पहुंचा कैसे और कैसे उसने बेशुमार दौलत कमाई। ये केस ब्लैकमेलिंग के वो घिनौने राज खोलने वाला है जिसने दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। और इन सब के पीछे महज जेफरी एप्स्टीन ही नहीं बल्कि कुछ खतरनाक लोगों का एक नेटवर्क था। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये ब्लैक पीलिंग्स कोई नई बात नहीं बल्कि पिछले 60 सालों से ये सब होता आ रहा है। और इन सारे इवेंट्स में एक नाम जो बार बार सामने आता रहा वो था डोनाल्ड ट्रंप। ये केस वॉशिंगटन के प्लाजा होटल से शुरू होता है जब FBI का हेड जे एडगर हूवर एक रूम में औरतों के कपड़े पहनकर डांस कर रहा था। इस वक्त एडगर हूवर के चारों तरफ जवान लड़के थे और वो भी उसके साथ डांस कर रहे थे। और तभी रॉय नाम का एक शख्स इस रूम में 2 लोगों के साथ दाखिल हुआ और उनसे कहा, मिलिए मैरी हूवर से। हालांकि वो उन्हें इंट्रोड्यूस तो एडगर हूवर से करा रहा था, मगर क्योंकि उसने औरतों के कपड़े पहन रखे थे इसीलिए वो एडगर हूवर को मैरी हू बुलाता है। सन 1958 में होटल प्लाजा में एक सेक्स पार्टी रखी गई थी और इसी दौरान एक बंद कमरे में एडगार्ड अय्याशी कर रहा था। मगर वो ये नहीं जानता था कि इस कमरे के हर कोने में रिकॉर्डिंग कैमरास लगे हुए हैं और उसकी हर बात रिकॉर्ड हो रही है। ये बहुत चौंकाने वाला था क्योंकि इसके बाद अमेरिकन लॉ एनफोर्समेंट के सबसे पावरफुल आदमी को ब्लैकमेल किया जाने लगा। ये हिडन कैमरास उसी शख्स ने इंस्टॉल कराए थे जिसने ये पार्टी रखी थी और इस शख्स का नाम था लुइस रोजेनस्टीन। लुइस शराब बेचने वाला एक पावरफुल बिजनेसमैन था और साथ ही साथ लोग उसे एक ताकतवर माफिया के तौर पर भी जानते थे। वो जूइश और इटालियन माफिया का एक जाना माना नाम था और FBI हेड एडगर का यही कहना था कि अमेरिकन माफिया खत्म हो चुका है, इसीलिए लुइस अपने क्राइम्स को आसानी से कर पा रहा था। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जब FBI हेड एडगार्ड और लुइस आपस में दोस्त थे तो फिर लुइस ने छुपकर उसकी रिकॉर्डिंग क्यों करवाई। और तब एक चौंकाने वाली सच्चाई सबके सामने आई। सड़कों पर आए दिन क्रिमिनल्स के बीच खून खराबा हो रहा था और वो पुलिस या पॉलिटिशियंस को रिश्वत देकर छूट जाते। क्योंकि एडगर FBI का हेड था इसीलिए उस पर इन क्राइम्स को रोकने का प्रेशर बढ़ता जा रहा था। और तब वो लुइस को बलि का बकरा बनाने का फैसला करता है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। एडगर को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि लुइस रोजेनस्टीन और रॉय कॉन पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग के बादशाह थे और उनके हाथों में कई पावरफुल लोगों की कमान थी। रॉय कॉन वो शख्स था जो लुइस के पूरे घर में कैमरा और माइक्रोफोन्स लगाने में उसकी मदद करता, जिसके बाद वो होटल्स या घर पर सेक्स पार्टीज में पावरफुल लोगों को बुलाते और फिर उनके प्राइवेट मोमेंट्स को इन कैमराज में रिकॉर्ड कर लेते। इसके बाद वो इन फोटोज और रिकॉर्डिंग्स को माफिया तक पहुंचा देते ताकि इन पावरफुल लोगों को ब्लैकमेल किया जा सके और बदले में रॉय कॉन और लुइस अपने काम निकलवा सके। यहाँ से चीज़ें और भी खतरनाक हो जाती हैं क्योंकि FBI हेड एडगार्ड को ब्लैकमेलिंग का शिकार होना पड़ा जिसकी वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहे थे और तब उसने वो फैसला लिया जिसने ब्लैकमेलिंग को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। एडगार्ड ये समझ गया था कि वो ब्लैकमेलिंग से बच नहीं पाएगा और इसीलिए वो फैसला करता है कि अगर वो इन लोगों से लड़ नहीं सकता तो क्यों ना उनके साथ हो जाए, क्योंकि वो FBI का डायरेक्टर था और अगर माफिया लोगों के बारे में सीक्रेट इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं तो सोचो वो पूरे डिपार्टमेंट की ताकत से क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकता था। बहरहाल वो FBI के सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके पावरफुल लोगों की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने लगा जिसमें प्रेसिडेंट, सेनेटर्स और सेलिब्रिटीज शामिल थे। उसने सबकी अलग अलग सीक्रेट फाइल्स बना ली जिनमें लोगों के अफेयर्स, उनके सीक्रेट लवर्स, उनकी गंदी फोटोज और हर वो चीज़ थी जिसे वो छुपाना चाहते थे। इस सीक्रेट इन्फॉर्मेशन की वजह से एडगार्ड इतना पावरफुल हो गया कि उस वक्त के प्रेसिडेंट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि FBI और एडगार्ड लोगों की सेक्स लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं और ब्लैकमेलिंग में भी इन्वॉल्व्ड हैं, जबकि उन्हें क्रिमिनल्स को पकड़ने पर ध्यान देना चाहिए। उनका ये भी कहना था कि सभी कांग्रेसमैन और सेनेटर्स एडगर से डरते हैं क्योंकि उनकी कोई खुफिया जानकारी उसके पास है। और ये सही भी था क्योंकि एडगार्ड ने हर किसी के बारे में कोई ना कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन निकाल रखी थी। एडगार्ड इस हद तक चला गया कि उसने मार्टिन लूथर किंग जूनियर को भी नहीं छोड़ा और जब भी उसे किसी से पीछा छुड़ाना होता वो उनकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन प्रेस में लीक कर देता या फिर उन्हें डराता धमकाता। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक एडगार्ड उस वक्त के प्रेसिडेंट की बीवी को भी ब्लैकमेल कर रहा था
क्योंकि उसके हाथ एक ऐसी वीडियो लग गई थी जिसमें प्रेसिडेंट की बीवी किसी और औरत के साथ अफेयर करते दिखाई दे रही थी। वो इस रिकॉर्डिंग से प्रेसिडेंट को ब्लैकमेल करके और पावर हासिल करना चाहता था और आगे होने वाले प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन का कहना था कि वो भी एडगार्ड को FBI से नहीं निकाल सकते थे क्योंकि वो बहुत कुछ जानता था। ये सोचने वाली बात है कि महज ब्लैकमेलिंग के दम पर एडगार्ड ओवर लगभग 50 सालों तक अमेरिका का सबसे पावरफुल आदमी बना रहा और क्योंकि उसने ज्यूइश और इटालियन माफिया से हाथ मिला लिया था, जिसकी वजह से वो अमेरिका के सबसे अमीर माफिया बन गए। इसका साफ मतलब था कि अगर आपको अमेरिकन प्रेसिडेंट, माफिया या गवर्नमेंट एजेंसी से भी ज्यादा ताकतवर आदमी बनना है तो बस एक जाल बिछाना है, कैमरा सेट करना है और उसे रिकॉर्ड कर लेना है। आपको क्या लगता है कि आज के दौर में ये कोई नहीं करता होगा? और अगर FBI ये पिछले कई सालों से करती आ रही है तो क्या दूसरी इंटेल एजेंसीज ये नहीं करती होंगी? बिल्कुल करती हैं, मगर उनके तौर तरीके अब बिल्कुल अलग हैं जिससे वो बेशुमार दौलत कमा रहे हैं। अब आते हैं रॉय पर, जो एडगार्ड हूवर के कमरे में दाखिल हुआ था। और रॉय भी सिर्फ एडगार्ड को ही ब्लैकमेल नहीं कर रहा था, बल्कि उसने कई और लोगों को अपना शिकार बनाया था। रॉय का एक पैटर्न था जिसमें पहले वो प्लाजा होटल में सेक्स पार्टीज ऑर्गेनाइज करता और ये पार्टीज ज्यादातर स्वीट नंबर 233 में होती, जिसे ब्लू स्वीट के नाम से भी जाना जाता था। NYPD के एक ऑफिसर के मुताबिक कौन इन पार्टीज में छोटे लड़कों को लेकर आता था और फिर ये लड़के पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन और गवर्नमेंट एजेंसीज के ऑफिसर्स को सेक्स करने के लिए दे दिए जाते। कौन के लिए ये एक परफेक्ट बिजनेस मॉडल था जिसमें उसका दोहरा फायदा था। पहले तो वो इन लड़कों को सप्लाई करके पावरफुल लोगों से अपना काम निकलवाता और फिर उनकी रिकॉर्डिंग्स करके उन्हें अपना गुलाम बना लेता ताकि वो उसे कोई नुकसान ना पहुंचा सके। ये जितने भी अमीर और पावरफुल लोग होते हैं उन सब की भी वही ख्वाहिशें होती हैं जो और लोगों की होती हैं, मगर वो आम लोगों की तरह नाइट क्लब्स नहीं जा सकते जहां वो पहचान लिए जाएं। कौन ने इसी बात का सबसे भरपूर फायदा उठाया और उन्हें हर वो चीज़ दी जो वो अकेलेपन में करना चाहते थे। वो सबसे पावरफुल लोगों को कम उम्र के लड़कों के साथ गलत हरकत करते हुए रिकॉर्ड करता और उसका काम हो जाता। अब आता है इस केस का सबसे चौंकाने वाला पहलू। और क्योंकि रॉय कॉन होमोसेक्सुअल लोगों को ब्लैकमेल करता था, मगर वो खुद भी असल में एक गे ही था। लुइस की एक्स वाइफ के मुताबिक उसने एक बार कॉन और लुइस को बेड पर एक साथ पकड़ लिया था, जिसके बाद उसने डिवोर्स ले लिया। कॉन के कई सारे बॉयफ्रेंड होने की अफवाहें भी थीं जिसे वो हमेशा डिनाई कर देता और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। हालांकि उसे खुद को गे कहने में कोई शर्म नहीं थी, मगर लोगों को ये बात अगर पब्लिकली पता चल जाती तो उसकी ब्लैकमेलिंग में कोई दम नहीं रहता जिसमें वो पॉलिटिशियंस को गे बताता था। वो चाहता था कि लोग अपने राज खोलने से डरें और इसीलिए उसने ये बात कभी एक्सेप्ट नहीं की कि वो गे है। अब रॉय कॉन ने उस वक्त के सेनेटर जोसेफ मैककार्थी से हाथ मिला लिया और फिर उन दोनों ने वो कहानी बनाई जो जीनियस साबित हुई। उस दौर में लोग कम्युनिस्ट होने की बात को छुपाते थे और ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि लोगों को पता चले कि वो कम्युनिस्ट हैं। ठीक उसी तरह रॉय और मैककार्थी ने ये बात लोगों के दिमाग में डाल दी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय का गे होना देश के लिए खतरा है क्योंकि इससे रशियंस उन्हें ब्लैकमेल कर सकते हैं। वो दोनों अब गवर्नमेंट से मांग करने लगे कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज गे हैं उन्हें नौकरी से निकाला जाए, जिसके बाद सैकड़ों लोगों के करियर बर्बाद हो गए, कई परिवार बर्बाद हो गए और कईयों ने तो बदनामी से अपनी जान दे दी। और ये बात पूरे अमेरिका में फैल गई कि अगर कोई गे है तो उसे अपनी नौकरी गंवानी पड़ेगी, फिर चाहे वो किसी भी पोजीशन पर हो। यही वो सोच थी जो रॉय कॉन लोगों के दिमाग में डालना चाहता था और इसी डर का फायदा उठाकर अब वो लोगों को और ब्लैकमेल करने लगा। अब वो भी एडगार के रास्ते पर चल पड़ा और हर उस शख्स के बारे में सीक्रेट इन्फॉर्मेशन निकालने लगा जिसके पास किसी भी तरह की पावर हो। धीरे धीरे करके उसके पास टेप्स, फोटोज, रिकॉर्डिंग्स और सबूत इकट्ठा होते गए जिससे वो लोगों को ब्लैकमेल कर सकता था और ये सारे सबूत उसने एक जगह छुपा कर रख दिए। इससे एक फ़ायदा उसे और मिला कि अगर किसी और को भी पॉलिटिशियन या गवर्नमेंट ऑफिसर से काम निकलवाना होता तो वो उससे पैसे लेता और उनका काम करवा देता। बैठे बैठे कौन जज से फैसले बदलवा देता या किसी को भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट दिलवा देता, सिर्फ ब्लैकमेलिंग के दम पर। रॉय कॉन अब इतना ताकतवर हो गया कि उसकी बर्थडे पार्टीज में अमेरिकन गवर्नमेंट के सबसे पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लोग आने लगे, जिसमें कांग्रेसमैन, सिटी मेयर्स और चीफ जस्टिस तक होते। और इनमें एक शख्स था जो हर पार्टी में दिखाई देता, वो था डोनाल्ड ट्रंप। कौन का कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप उसके सबसे खास दोस्तों में हैं और इन पार्टीज में जो भी लोग शामिल होते वो किसी न किसी तरह से कौन का काम करते या उससे काम निकलवाते थे। डोनाल्ड ट्रंप का भी यही कहना था कि वो रॉय को इसीलिए पसंद करता है क्योंकि वो आपके लिए सही गलत हर तरह के काम निकलवा कर देता है। रॉय कॉन ही वो शख्स था जो डोनाल्ड ट्रंप के शुरुआती दिनों में उसका गुरु था, जिससे ये समझ आता है कि डोनाल्ड ट्रंप और जेफरी एप्स्टीन के क्या कनेक्शंस थे। रॉय कॉन की पहुंच और ताकत बहुत तेजी से बढ़ रही थी और अब वो पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन और माफियाज के लिए फिक्सर का काम करने लगा।
यहाँ तक कि सऊदी बिजनेसमैन अदनान कशोगी भी उसका क्लाइंट बना। और हैरत की बात यह है कि यही अदनान कशोगी आगे चलकर जेफरी एप्स्टीन का भी क्लाइंट बना। अपने मरने से पहले तक रॉय कोन ये गेम खेलता रहा और हद तो तब हो गई जब उसने लोगों को ये बताया कि उसे कैंसर हो गया है, जबकि वो एड्स से मरा था। हालांकि ये पावरफुल लोगों के सीक्रेट्स एडगार हूवर और रॉय कोन के मरने के बाद उन्हीं के साथ चले गए, मगर उन्होंने ब्लैकमेलिंग का वो रास्ता खोल दिया जिसे अमेरिकन गवर्नमेंट जेफरी एप्स्टीन के केस में छुपाने की कोशिश कर रही है। यहाँ से एंट्री होती है क्रेग जे स्पेंस नाम के एक शख्स की, और इसकी कहानी भी जेफरी एप्स्टीन से बिल्कुल मिलती जुलती है। एप्स्टीन की ही तरह क्रेग का बैकग्राउंड भी पहले बहुत एवरेज था और वो ABC न्यूज़ के लिए वियतनाम में रिपोर्टर का काम कर रहा था। ये बात कोई नहीं जानता था कि रिपोर्टिंग करते करते उसके हाथ कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशंस लगने लगी जिसने उसे एक आम आदमी से खास आदमी बना दिया। उसके दोस्तों का भी यही कहना था कि क्रेग के पास वो इन्फॉर्मेशन होती है जो किसी के पास नहीं होती, और ऐसी इन्फॉर्मेशन का एक्सेस सिर्फ CIA को ही था। क्रेग सन 1970 के दशक में वॉशिंगटन DC आया और अचानक वहाँ की हाई सोसाइटी का एक अहम हिस्सा बन गया। इन हाई सोसाइटी पार्टीज में उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो हर किसी को और हर किसी के बारे में सब कुछ जानता हो। सन 1982 में न्यूयॉर्क टाइम्स में ये भी छपा कि क्रेगेंस की फ़ोन बुक और पार्टी गवर्नमेंट लिस्ट में हर पॉलिटिशियन और हर गवर्नमेंट ऑफिसर का अलग अलग नाम है जो उनके गलत कामों की वजह से रखा गया है। अब तक ये कोई नहीं जानता था कि वो अचानक हाई सोसाइटी का हिस्सा कैसे बन गया और वो इतना अमीर कैसे हो गया। यहाँ तक कि रॉय भी उसकी पार्टीज में आता था, जिससे ये समझ आता है कि ये सभी पावरफुल और अमीर लोगों का एक ग्रुप था जो एक दूसरे के काले कारनामे छुपाते थे और एक दूसरे के लिए ही काम करते थे। ऊपर से देखने में ऐसा लगता है जैसे क्रेगेंस वॉशिंगटन के अमीरों के साथ पार्टी कर रहा है और उसके हर किसी से कनेक्शंस हैं, मगर अंदर ही अंदर वो एक खतरनाक ऑपरेशन चला रहा था। वो ये पार्टीज पूरी प्लानिंग के साथ ऑर्गेनाइज करता, जिसमें जगह जगह हिडन कैमरा और माइक्रोफोन्स लगे होते, और क्रेग ने एक कदम आगे बढ़ते हुए एक वन साइड शीशा भी लगवा दिया था। इस शीशे से वो अपने गेस्ट को गलत काम करते अपनी आंखों से देखता, मगर उसके गेस्ट उसे नहीं देख पाते क्योंकि उनके सामने एक आईना था। क्रेग के गेस्ट यहाँ हर तरह का ड्रग्स लेते और फिर वो इन गेस्ट को अडल्ट से लेकर माइनर लड़के तक सप्लाई करता। ये गेस्ट जैसे ही लड़कों के साथ फिजिकल एक्टिविटीज शुरू करते, उनकी रिकॉर्डिंग्स भी शुरू हो जाती और फिर इन्हीं रिकॉर्डिंग्स के दम पर वो उन्हें ब्लैकमेल करता। क्रेग स्पेंस के साथ एक कमी थी कि वो पिछले ब्लैकमेलर्स की तरह चौकन्ना और होशियार नहीं था, और इसीलिए इन ब्लैकमेलिंग्स को छुपाने के बजाय उसने कुछ लोगों को इस बारे में बता दिया। वो लोगों के सामने दिखावा करते हुए ये भी कहता कि वो CIA के लिए काम कर रहा है और CIA उसके साथ डबल क्रॉस करके उसे मार भी सकती है। बहरहाल क्रेग की हर बात में कितना सच था ये कोई नहीं जानता, मगर ये बात सोचने वाली थी कि एक आम जर्नलिस्ट कैसे एक आलीशान घर में रह रहा था और उसके घर के हर कोने में सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स लगे हुए थे। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला खुलासा ये सामने आया कि हर महीने वो $2000 मेल एस्कॉर्ट्स पर खर्च कर रहा था, और कभी कभी तो वो ये मेल एस्कॉर्ट्स आधी रात को व्हाइट हाउस में भी लेकर जाता था। इसी के कुछ वक्त बाद क्रेग का नाम फ्रैंकलिन स्कैंडल से भी जुड़ गया, जिसमें 1980 में एक अफवाह उड़ने लगी कि लॉरेंस किंग नाम का एक शख्स गवर्नमेंट के पावरफुल लोगों को बच्चे सप्लाई कर रहा है। विंसेंट नाम के एक शख्स के मुताबिक, जो खुद भी एक एस्कॉर्ट एजेंसी चलाता था, उसका कहना था कि इस ट्रैफिकिंग में क्रेग भी लॉरेंस के साथ शामिल है। उसने ये भी बताया कि एक बार वो क्रेग स्पेंस से मिलने उसके घर गया था और वहाँ लॉरेंस किंग भी मौजूद था। क्रेग और लॉरेंस एक साथ CIA के लिए काम करते थे और फिर उन दोनों ने सेक्स स्कैंडल ब्लैकमेलिंग करने के लिए पार्टनरशिप कर ली, जिसमें लॉरेंस छोटे बच्चों का इंतजाम करता और क्रेग इनकी रिकॉर्डिंग्स करके पावरफुल लोगों को ब्लैकमेल करता था। इस स्कैंडल पर एक बुक भी लिखी गई जिसका नाम फ्रैंकलिन स्कैंडल था और इसे निक ब्रांड नाम के एक राइटर ने लिखा था। हालांकि क्रेग स्पेंस ये काम पिछले कई सालों से कर रहा था, पर जैसा कि मैंने पहले बताया कि वो पिछले ब्लैकमेलर्स की तरह चौंकाना नहीं था, और ये राज कुछ लोगों को बता दिया जो उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। जिन लड़कों को वो अपने गेस्ट्स को सप्लाई करता था, वो खुद भी उनके साथ गलत काम करता और साथ ही साथ उसे कोकेन की लत भी लगती जा रही थी। आखिरकार उसकी बुरी आदतों और कुछ लोगों को ये राज बताने की कीमत उसे चुकानी पड़ी और जुलाई सन 1989 में ये पर्दाफाश हो गया। एक रोज वॉशिंगटन टाइम्स के न्यूज़पेपर में ये खबर छपी कि क्रेग स्पेंस गवर्नमेंट के पावरफुल लोगों को मेल एस्कॉर्ट सप्लाई करता है और फिर उन्हें ब्लैकमेल करता है। इस खबर से हर जगह हड़कंप मच गया और खबर छपने के कुछ ही दिन बाद क्रेग को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया। उसे अब हर तरह के लीगल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था और बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो अपने खास गेस्ट्स और ब्लैकमेलिंग ऑपरेशन के बारे में सब कुछ बता दे। क्रेग स्पेंस ने भी फैसला कर लिया था कि वो अपने क्लाइंट्स, विक्टिम्स सब के बारे में सब कुछ बता देगा, मगर फिर वो हुआ जिसने सबको हिला के रख दिया।
अगले दिन क्रेग की लाश बॉस्टन के रिट्स कार्ल्टन होटल के एक रूम में मिली और इस वक्त उसकी जेब में $3 थे और फोन का रिसीवर उसके कान पर रखा था। क्रेग की लाश के पास एक न्यूज़पेपर भी था जिसमें ये लिखा था कि CIA नहीं चाहती कि क्रेग कोर्ट में गवाही दे, और ये बहुत कुछ बयान कर रहा था कि क्रेग को किसने मारा है। क्रेग को शराब में एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट्स मिलाकर दी गई थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। और जब पुलिस ने होटल रूम की तलाशी ली तब उन्हें बाथरूम में एक छुपी हुई अलमारी मिली जिसमें ज़ेनेक टैबलेट्स का पत्ते रखे हुए थे और उसमें से एक टैबलेट गायब थी। ये देख पुलिस कश्मकश में पड़ गई क्योंकि महज एक टैबलेट से कोई मर नहीं सकता था। और तब उन्हें शीशे पर क्रेग का लिखा हुआ आखिरी नोट मिला। इस नोट में लिखा था कि चीफ, मैं अभी रिजाइन कर रहा हूं और इस रिजाइन को एक्सेप्ट करें, जो कई चीजों की तरफ इशारा कर रहा था। क्रेग बिना एक भी राज खोले इस दुनिया से चला गया कि उसने ये सब कैसे और किसके लिए किया, और ये कोई नहीं जान पाया कि वो मेल एस्कॉर्ट्स किन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और पावरफुल लोगों के लिए लाता था। क्रेग की कहानी हूबहू जेफरी एप्स्टीन की कहानी की तरह ही है, जिसमें जेफरी एप्स्टीन के भी प्रेसिडेंट और पावरफुल लोगों के साथ कनेक्शंस थे। वो भी इन पावरफुल लोगों को मेल और फीमेल एस्कॉर्ट सप्लाई करता था और जेल जाने के बाद उसकी भी रहस्यमयी हालातों में मौत हो गई। हालांकि ये आज भी पता नहीं चला कि क्रेग और जेफरी को CIA ने मरवाया या उन पावरफुल लोगों ने जिन्हें वो ब्लैकमेल करते थे, मगर ये तो तय था कि ये बेशुमार दौलत उन्होंने ब्लैकमेलिंग से ही कमाई थी। हालांकि एप्स्टीन के वकील का कोर्ट में कहना था कि इस ट्रैफिकिंग के कोई पुख्ता सबूत नहीं है और अगर कोई सबूत मिला तो वो खुद इस केस को रीओपन करेगा। बहरहाल सच्चाई क्या है ये किसी को नहीं पता, मगर दोनों ब्लैकमेलर्स अपनी जान गंवा चुके हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली कहानियां अभी बाकी है। ऐसे ही अनोखे किस्से चाहते हो तो द यूनिक को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।